इंटरफेरेंस के बाद स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन और उसके कुछ रिजल्ट्स बताया था। थोड़ा इसको रिपीट भी कर देते हैं, नहीं तो फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला आप लोगों को। अपनी मर्जी से आप लोग छुट्टी करते हैं। एक मिनट, स्टार्टिंग से हो गया ये लगता है। जस्ट स्टार्टिंग से वेव का ये एप्लीकेशन आ गया, ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं। स्टेशनरी वेव्स, ये इंटरफेरेंस वगैरह प्रीवियस क्लास में हो चुका था, यहीं से स्टार्ट होगा। तो स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, इसमें हमने जो बताया था ब्रीफ कर दे रहे कि जैसे एक वेव है और दूसरा वेव का डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों ओवरलैप करता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स का। तो डेफिनेशन भी कहता है कि टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन्स या सिंपली ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ सेम टाइप, या तो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, जिसका ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड, सेम frequency, same wavelength, traveling in opposite direction. They superpose on each other, resulting, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो स्टेशनरी वेव्स होता है। तो कहता है कि स्टेशनरी वेव जो फॉर्म होता है उस कंडीशन में ये तभी पॉसिबल है, जो इसका डायरेक्शन, जो ग्रीन कलर का डायरेक्शन अपोजिट है, वो तभी होगा जब किसी सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन हो जाए। बिना रिफ्लेक्शन के दोनों वेव ओवरलैप नहीं। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो इसका डायरेक्शन जैसा है वैसे ही येलो कलर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ग्रीन का भी होगा। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि फेज चेंज होगा। हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़े हैं? हम लोगों ने भी रे ऑप्टिक्स में यही पढ़ा था कि सिंपली मान लो कि ये एक सरफेस है, कोई हाईली पॉलिश सरफेस है, तो इस पॉलिश सरफेस पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है तो ये रिबाउंड होता है, इसका मतलब फेज चेंज होता है। तो रिफ्लेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, ये कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या होगा यदि रिजिड एंड है? रिजिड एंड हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ा रखा कि जैसे एक स्ट्रिंग है, उसको हम किसी वॉल से कनेक्ट कर दे और वहां से वेव रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिजिड एंड। तो जैसे यही देखो, यही यहां से वेव चला, वेव पैटर्न चला, ये वॉल है, यहां पर स्ट्राइक किया तो ये क्रेस्ट ट्रैवल होता हुआ यहां पर क्रेस्ट से स्ट्राइक किया तो एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, तो ये जो वॉल है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एग्जर्ट किया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में आ गया। तो क्रेस्ट जब ट्रफ के फॉर्म में आ जाता है इसका मतलब फेस कितना चेंज कर गया? पाई। ठीक, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव हमने बता रखा। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? फ्री एंड। तो फ्री एंड का एग्जांपल आपको बताया था ना कि एक कड़ा यूज करते हैं, चेन यूज करते हैं, और वहां पे कहीं पर भी कनेक्टिंग वायर है, या सिंपली गाय को हम लोग खूंटी से बांधते हैं तो वहां पर जो रिंग बनता है वो ओपन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री एंड। तो फ्री एंड वैसे एग्जाम्पल दिया कि यहां से एक वेव चला, ये फ्री एंड है, यहां पर स्ट्राइक किया, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपली कंप्रेशन कंप्रेशन के फॉर्म में, ये क्रिस्ट क्रिस्ट के फॉर्म में रह गया। इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदला। तो यदि हम इसके वेव के डायरेक्शन को पॉजिटिव ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, यहां भी रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये दोनों वेव कंबाइन करें। इसी तरह से स्ट्रिंग के केस में बताया कि रेयर टू डेंसर, इसका मतलब यहां पर एक रेड कलर का जो है वो थोड़ा थिन है और जो येलो कलर का वो थिक है, तो थिक को हम डेंसर कह रहे हैं।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये रेयर टू यहां आएगा तो रिजिड बाउंड्री है, तो रिजिड से रिफ्लेक्शन होता है, तो रिजिड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या बनता है, क्रेस्ट रफ बन जाता है। और कुछ वेव दूसरे मीडियम में चले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव। तो हमारा यहां पर इंसिडेंट वेव दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड वेव और एक दूसरा ट्रांसमिटेड वेव। इक्वेशन क्या बनेगा बता दो। इंसिडेंट का ये y इंसिडेंट ए साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, जब रिफ्लेक्शन हुआ तो फेज चेंज किया पाई, इसमें क्या हो गया पाई ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो क्या बन गया प्लस, और ये साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ट्रांसमिशन का डायरेक्शन वही रह गया, इसलिए सिर्फ एम्पलीट्यूड बदलेगा और इसका वेव फंक्शन बदल जाएगा, मतलब वेव नंबर। ये हो गया रेयर टू डेंसर। इसी तरह से डेंसर टू रेयर जाएंगे, तो जब डेंसर टू रेयर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर फ्री एंड है, तो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ये हमने कल भी बताया था कि ये पैटर्न हमारा गलत है। ये क्या होना चाहिए बोलो, कल क्या बताया था आर्यन, क्रेस्ट क्रेस्ट ही रह जाता है, क्रेस्ट क्रेस्ट ही रह जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा क्रेस्ट है वो क्रेस्ट ही रह जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन से मिलेगा, ठीक, ये गलत है। अब ट्रांसमिशन दूसरे मीडियम में हो गया। अब यहां पर इंसिडेंट वेव क्या लिखाएगा बोलो, ए साइन ओमेगा टी, मान लो इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है क्या दिखाएगा, ए साइन, जल्दी से बता दो, ओमेगा टी प्लस के वन एक्स हो जाएगा। और ट्रांसमिटेड का क्या लिखेंगे, ए साइन, इसका ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड बदल जाएगा ओमेगा टी, और साइन वही रह जाएगा, सिर्फ वेव नंबर बदल जाए। क्लियर, ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखना, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो वही इंसिडेंट, फिर इसी तरह से रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट। अब यहां पर जो वेव का कैरेक्टर कल हमने बता दिया था कि स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल होंगे, जहां पे वो ओवरलैप करेगा, जहां रिजिड होता है वहां पे नोड्स बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं, फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, ठीक। अब यहां पर यही चीज है, नोड्स का फॉर्मेशन कहां हो, ठीक। अब ये कहता है कि जब वैसा पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उसको नोड्स कहते हैं। अब ये नोड्स और एंटी नोड्स कैसे फॉर्म किया, इसको हम लोग जो अभी वेव पैटर्न देखा वो ऐसा पैटर्न था, एक वेव गया स्ट्राइक किया रिजिड बाउंड्री, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ तो इसके कलर को हम बदल देते हैं, तो जब रिफ्लेक्शन हुआ तो हमको ऐसा पैटर्न मिला, ठीक। ये थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक नहीं बना, फिर भी समझने के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जी या एम्पलीट्यूड जीरो, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया नोड्स, वही हमने यहां पर लिखा नोड्स, ये सब पॉइंट नोड्स, जहां पर एम्पलीट्यूड हमारा जीरो हो जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड और ये इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या दे रहा, मैक्सिमम, तो यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका नाम दे दिया एंटी नोड्स। अब एंटी नोड्स को किस नाम से पुकारा, ए से, सिंबल से। अब गौर से देखो, ये एंटी नोड्स बन गया, ये फिर नोड्स बना, नोड्स और नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, एक कंप्लीट वेव है या आधा वेव है, सोच लो, सोच के बोलना, हाफ है, तो ये क्या बनेगा लेमडा बाई 2, और ये क्या बन जाएगा लेमडा बाई 4। इसका मतलब ये याद रखना है कि नोड्स और एंटी नोड्स के बीच लेमडा बाई 4, एंटी नोड्स या एंटी नोड्स के बीच लेमडा बाई 4 या लेमडा बाई 2, और नोड्स के बीच भी लेमडा बाई 2।
आ गया समझ में? क्लियर? पीडीएफ में सब कुछ है, पहले ही बता रखा है। इरेज करें। चलिए, अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स लेमडा बाई 2। नोड्स आर एट परमानेंट रेस्ट, मतलब एम्पलीट्यूड 0। ठीक। एट नोड्स प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर हाई। जहां नोड्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर वेव का रिजल्टेंट जो भी आ रहा है उसका प्रेशर और डेंसिटी दोनों हाई। अब एंटी नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम था। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स लेमडा बाई 2। ठीक। एट एंटी नोड्स एयर प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, दोनों लो होगा। क्लियर? इतने कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखने। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यह चीज दिमाग में रखना है कि एंटी नोड्स और नोड्स के बीच लेमडा बाई 4, एंटी नोड्स के बीच लेमडा बाई 2, नोड्स के बीच लेमडा बाई 2। और जहां नोड्स का फॉर्मेशन वहां एम्पलीट्यूड 0, जहां एंटी नोड्स का फॉर्मेशन वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब इसी बेसिस पर हम लोग आज मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक, आ गया समझ में? अब आ जाए जो स्टेशनरी वेव्स का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, उसमें कुछ टर्म्स रिलेटेड है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज। नोट, म्यूजिकल साउंड जो प्रोड्यूस होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस सोर्स से, उसको हम लोग नोट कहते हैं। ठीक। अब टोन, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल साउंड है, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होता है, उसको हम लोग टोन कहते हैं। ठीक। इसी तरह से फंडामेंटल नोट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो पहला फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के। ठीक। उसके लिए नाम हम लोग यूज करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब मान लो कि हम कोई एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं और उस एक्सप्रेशन में हमारा पहला फ्रीक्वेंसी आ रहा है। एक एग्जांपल, हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपली हम लोग कहते हैं सप्तक। ठीक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के टर्म में तो उसको कहते हैं 7 स्वरों के समूह को सप्तक। तो 7 स्वर क्या क्या है, सारे गामा पाधानी सा। अब ये जो लिखते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। कहा ना, ये चीज जान जाओगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इजी लगेगा। सा रे गा म प ध नी सा। अब इसके ऊपर डॉट लगाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका पिच डिफरेंट है, उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे आप गिटार देखोगे तो गिटार के ऊपर जो स्ट्रिंग होता है, ऊपर वाला मोटा स्ट्रिंग होता है, नीचे वाला पतला स्ट्रिंग होता है। तो यदि आप कहते हैं ना लो पिच हाई पिच में लोग गा रहे हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग मध्यम स्वर। और जब उसको ऊपर हाई पिच पे ले जाते हैं तो तार सप्तक कहते हैं। तो तार सप्तक कहेंगे, इसका मतलब यहां पर जैसे आप इसका उच्चारण करोगे या इसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करोगे तो सारे गामा पधनी सा हाई पिच में जाएंगे, इसलिए उसके ऊपर डॉट लगी। अब इसी को हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक में CDF कहते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक यदि आप यूज करें। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तो सा से स्टार्ट होगा, सब डॉट होगा, अब फिर ये डबल डॉट हो जाएगा। इसलिए हम लोग गिटार में फीमेल की आवाज को निकालते हैं तो लोअर स्ट्रिंग यूज करते हैं, और मेल की आवाज निकालते हैं तो ऊपर वाला मोटा स्ट्रिंग यूज। ये सब चीजें बेसिक चीज जाननी चाहिए। तो हम लोग पहला जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म कहता है हार्मोनिक।
अब हार्मोनिक कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ठीक, जैसे मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है, तो एन टू एन ये सब जो आएगा फर्स्ट हार्मोनिक, एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, एन का वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकेंड हार्मोनिक, एन का वैल्यू 3 डालेंगे तो थर्ड हार्मोनिक। इस तरह से टर्म आएगा। फिर ओवरटोन आ जाएगा। ओवरटोन का मतलब यह होता है कि फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली आफ्टर द फंडामेंटल, फंडामेंटल के बाद जो मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल सेकेंड हार्मोनिक मिला तो फर्स्ट हार्मोनिक N1, सेकेंड हार्मोनिक N2, तो सेकेंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहेंगे। ये सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक, लास्टली हमारे पास टर्म आता है ऑक्टेव। कहता है जिसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए फंडामेंटल के, उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं कि यहां पर एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसका दोनों एंड फिक्स्ड है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा, मैथमेटिकल पार्ट है टोटल। और यदि आप 11th का स्कूल लेवल में एग्जाम देंगे तो ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, और इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है उस पे नीट में और जेई में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब ये रॉड है, सिंपल एग्जांपल दिया, दो, ये वॉल फिक्स, ये वॉल फिक्स, बीच में वायर को कनेक्ट कर दिया। क्या लिखा है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब इसके कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ये हमारा बाउंड्री हो गया। इसके बाहर हम मैच खेलेंगे, इसके बाहर मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे ही नहीं। ये वाला हमारा एंड एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू L लिख दिया। इसका मतलब पूरे रॉड का लेंथ L। अब यहीं पर ये वेव इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होगा। अब इसका एनालिसिस करेंगे। यहां से वेव हमने जनरेट किया, ये गया स्ट्राइक किया, अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये इसमें लूप्स वगैरह फॉर्म करेंगे। यही लूप्स का हमको स्टडी करना, मैथमेटिकल एनालिसिस कर कि कितने लूप बनेंगे, फंडामेंटल में कितने लूप, फर्स्ट हार्मोनिक में कितने, सेकेंड हार्मोनिक में कितने, ओवरटोन में कितने मिलेंगे। यही चीज हमको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला एक इंसिडेंट वेव लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों का ओवरलैपिंग करें। यहां तक आ गया समझ में? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक एजम्पशन, क्या? स्ट्रिंग का लेंथ L फिक्स कर दिया। कैसा वेव स्ट्रिंग में बनता है? ट्रांसवर्स, बताया, पहले भी बता रखा। ठीक, अब दो वेव, इंसिडेंट वेव को क्या लिखेंगे? जल्दी से बता दो। इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन किधर लेंगे? राइट, तो क्या लिखेंगे? A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिफ्लेक्टेड वेव का क्या लिखेंगे? A साइन प्लस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, 180 डिग्री का डिफरेंस। ठीक, और साइन 180 प्लस थीटा क्या देगा? माइनस साइन थीटा। अपनी कॉपी को निकाल लें जल्दी से और इंसिडेंट वेव का वैल्यू लिखेंगे। ये मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग सीखेंगे, तब इंटरेस्ट आएगा। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, हाँ, फेज डिफरेंस 180 का क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में आ जाएगा। और ये पाई प्लस थीटा क्या बन गया? माइनस साइन थीटा, इसलिए रिफ्लेक्टेड ये हो गया। तो इंसिडेंट हमारा रह गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड हो गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर?
अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सम करेंगे। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, इसमें से एक कॉमन ले लें। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये मैथमेटिकली आपको सीखना है। यहां लिख देते हैं साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर देखो सी की जगह पर क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये 2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2। बिल्कुल सिंपल हमने मैथमेटिक्स यूज किया है। ठीक है यहां तक। हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से के एक्स कैंसिल हो गए। यहां से क्या कैंसिल हुआ, एक मिनट, कहीं मिस्टेक है क्या। 2 cos सी प्लस डी बाई टू माइनस होगा। ये रोशन की वजह से गलती होती है, एक गधा क्लास में। हाँ चलो, और ये माइनस एक बार फिर से इसको इरेज करके ठीक से लिख देते हैं। ये हमारा है ओमेगा टी माइनस के एक्स सी माइनस डी है। ठीक है, वो बाई मिस्टेक लिखा गया। तो यहां से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया, नहीं, साइन -2 के एक्स बाई टू, टू कट गया, साइन के एक्स और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये -2a कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। अब ये रिजल्ट आ गया। यहां तक रिजल्ट को दिमाग में रखें। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, अब आ जाए। पहला बाउंड्री कंडीशन है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, कि जब x 0 है तो x 0 मतलब रिजिड एंड, और रिजिड पर क्या बनते हैं, नोड्स, और नोड्स पर एम्पलीट्यूड 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो y बिकम्स 0। क्या ये पहला बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। साइन 0 पुट करो तो होल क्वांटिटी बिकम्स 0, कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब आ जाए सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कहता है कि जब x का वैल्यू l है तो यहां बन जाएंगे नोड्स, तो ये y 0 होना चाहिए, मतलब y मस्ट बी 0। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक, अब इसका मतलब हम लोग ये y को क्या करना चाहते हैं, 0 करना चाहते। तो राइट हैंड साइड में ये सारी क्वांटिटी जो है, ये -2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स, एक्स की जगह क्या डालेंगे, l।
तो ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब साइन के एल क्या होना चाहिए? 0। लेकिन जब यहां डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो उससे में लेंथ क्या बन जाता है? एल बनता है। इसका मतलब वहां के बाद फेस कितना चेंज करता है? पाई का। इसका मतलब हम इसको 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, साइन का पाई वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक वेव बनेगा। तो ये 0 डिग्री, तो यहां पर क्या बनेगा? पाई बनेगा ना, 0 नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या पुट करेंगे? साइन पाई। तो क्या बनेगा? n पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरह से बनता जाएगा। ठीक, इसका मतलब साइन के एल इज इक्वल टू साइन n पाई। n का वैल्यू 1 डालो, पाई बन गया। n का वैल्यू 2 डालो, इस ऑर्डर में आएगा, एक्सेप्ट 0। आ गया यहां तक? 100% क्लियर है? हाँ, रिफ्लेक्टेड वेव बन रहा है, तभी तो हमको पता चलेगा कितने लूप्स फॉर्म करेंगे, कितने हार्मोनिक होंगे। तो वो किससे निकलेगा? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, इरेज करें इसको। अब देखते हैं एक एक पार्ट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा यही क्वेश्चन 1 आया। बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। पहला बाउंड्री कंडीशन ही है, सेकेंड लिख दिया वो। ठीक, अब आ जाए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, तभी सेटिस्फाई होगा तब साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई। यहां तक हो चुका हम लोगों का काम। अब नेक्स्ट स्टेप, के क्या है हमारा? बोलो, के हमारा क्या है? वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। और क्या बताया था के का वैल्यू? 2 पाई बाई लेमडा। तो फॉर एन पाई, इसलिए इसको हम लोग सिंबल में एन यूज करते हैं, इनटू एल। साइन साइन को हटा दिया दोनों तरफ, साइन को हटाया और हमने क्या पुट किया के की जगह? 2 पाई बाई लेमडा एन। तो 2 पाई बाई लेमडा एन इज इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई। पाई पाई कैंसिल, लेमडा एन का वैल्यू बता दो, क्या बन गया? जल्दी बोलो, 2l बाई एन। अब ये याद हमको रखना है कि n का वैल्यू ये कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, अब ये स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा। इसका मतलब न्यू n का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? v बाई लेमडा n। लेमडा n का वैल्यू डालोगे तो नीचे 2l और ऊपर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। और v का वैल्यू क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन होता है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी हमने क्या निकाला था? याद है? टेंशन बाई म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तो T बाई। हो गया? अब गौर से देखिए, ये हमारे लिए न्यू एन आ गया, फ्रीक्वेंसी फॉर एन वाइब्रेशन। तो फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए हम लोग फाइंड करें।
एक रिलेशन आ गया वेवलेंथ का भी और फ्रीक्वेंसी का भी। ठीक, इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, फिर इसी तरह से सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सब फंक्शन निकालेंगे। यहां तक हो गया? आ गया समझ में? अब स्टेप बाय स्टेप इसको इरेज करें। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आ गया हमारा लेम्डा एन का वैल्यू, चेक करो। ठीक, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यही आ गया। अब हम लोग आ जाए एन का वैल्यू 1। तो एन का वैल्यू 1 के लिए हमने क्या कहा था आपको, क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, अब इसमें हम एन का वैल्यू 1 डालते हैं। तो एन इज इक्वल टू 1 लिखिए। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। एन इज इक्वल टू 1। तो लेमडा 1 का वैल्यू कितना बन गया? लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l/1 मीन्स 2l। तो पूरा लेंथ क्या बनेगा? लेमडा/2। इसका मतलब ये जो यहां पर ये रिजिड एंड है, यहां पे जो हम लोगों को स्टेशनरी वेव्स मिल रहा है, लेमडा/2 किसके किसके बीच? नोड्स नोड्स और एंटी नोड्स एंटी नोड्स। तो क्या एंटी नोड्स बनेंगे? रिजिड एंड पर क्या बनता है? ओनली नोड्स। इसलिए यहां नोड्स बनेगा, यहां नोड्स बनेगा और एक ही लूप बनेगा। इसलिए हमारा ऐसा वेव का फॉर्मेशन। और इसका हमारा ν1 का वैल्यू कितना आ गया? 1/2l √T/ν। ठीक, चेक करते हैं हम लोग, इरेज करें। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। एक ही लूप बने, देख लो फिगर में, एक ही लूप बना। λ1 इज इक्वल टू 2l, फ्रीक्वेंसी हमारा ν1 यही। आ गया समझ में यहां तक? अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसका नाम सेकेंड हार्मोनिक। और अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली आफ्टर द फंडामेंटल नोन एज ओवरटोन। तो सेकेंड हार्मोनिक हमेशा हमारा फर्स्ट ओवरटोन कहलाए। अब जो हमारा लेमडा का वैल्यू था, लेमडा एन का वैल्यू क्या है रौनक जी? आप लोग नहीं बोलेगा, रौनक जी ने कहा कि हम सारे सवाल का जवाब दिया करेंगे। अरे लेमडा एन देख करके भी तो बता दो क्या है। 1 है। इसको जो है ना, तुम रामदयालु में खड़े हो जाना, अपने आप तुमको बस ले जाएगी, पूछेगा भी नहीं। नहीं तो बस में चढ़ के भी उतर जाओगे उस बस में तो तुम कल होके ठीक हो जाओगे। लेमडा एन का वैल्यू 2l/n। अब एन का वैल्यू सेकेंड हार्मोनिक
तो n का वैल्यू 2, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 2l/2 मीन्स l। अब ये तो डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि भाई जहां पर रिजिड एंड है वहां पे तो नोट्स ही बनना है, नोट्स के अलावा कुछ नहीं बनना। ठीक, तो ये नोट्स के बीच कितने वेवलेंथ λ/2, लेकिन क्या आ रहा है ये पूरा लेमडा आ रहा है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दो लूप बनेंगे, ऐसा लूप बन जाएगा। तो नोट्स के बीच λ/2, नोट्स के बीच λ/2, और ये पूरा कितना बन गया लेमडा बन गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी देखो, ν2 इज इक्वल टू क्या बना n/2l था, क्या है वैल्यू 2l/n, 2l/n, लेंथ नीचे है, तब वही तो कह रहे हैं। तो 2/n/2l, तो 2/2l √t/μ, इसका मतलब क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 1/2l √t/μ, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इसलिए सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे और फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। फंडामेंटल का कितना मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर सेकेंड है, इसलिए सेकेंड हार्मोनिक कहलाएगा। यदि यही रिजल्ट हमको 3ν1 आ जाता तो थर्ड हार्मोनिक बन जाता। आगे समझ में यहां तक क्लियर? इरेज करें, अब रिजल्ट भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। कितने लूप बन गए देखो, 2 लूप बन गए। ठीक, यही कंडीशन आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या आ गया ट्वाइस ऑफ इनिशियल। ठीक, अब थर्ड कंडीशन, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसका नाम क्या हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। अब n का वैल्यू 3 डालो, देखो क्या आता है। क्या बन गए λ3 का वैल्यू कितना बना 12/3। इसका मतलब क्या होंगे, कितने लूप बनेंगे इसमें 3 लूप बन जाएंगे। क्लियर 100%? तो 3 लूप्स बन गए। फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा बोलो, यहां क्या था n/2l, तो यहां पर क्या बन जाएगा 3/2l, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, इसलिए थर्ड हार्मोनिक हो गया। इसलिए हमारा रिजल्ट भी आ गया ये। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर या रेशियो क्या है। तो क्या रेशियो आ रहा है ν3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ν2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ν1, इसका मतलब 1:2:3 का रेशियो बन रहा है। ν3:ν2:ν1 निकालोगे तो क्या आएगा 3:2:1। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए, समझ में आ गया। अब ऐसा भी दे देगा कि ν3 का वैल्यू दे देगा कि ν3 फ्रीक्वेंसी इतना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे देगा, म्यू दे देगा, कहेगा टेंशन निकालो, कोई एक अननोन क्वांटिटी। तो ये हमको एक्सप्रेशन से पता होना। आ गया समझ में? तो ये स्ट्रिंग का वाइब्रेशन देखा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑर्गन पाइप, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बांसुरी कहते हैं, उसमें किस तरह का फॉर्मेशन होता है। उसमें 2 तरीके का करेंगे, एक ओपन एंड और एक क्लोज एंड। ठीक है, फिर बीट से फिर डॉपलर इफेक्ट कल की क्लास में हम लोग वही करेंगे।